गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सेरेमिक एकेडमी के एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज में। ये सीरीज जब हमने स्टार्ट की थी तब मैंने कहा था आपसे कि प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट्स में इंक्लूड किए जाएंगे, बट ये आइडिया फिलहाल के लिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि एंड ऑफ द मंथ ऑलरेडी कंपाइलेशन प्रोवाइड कराते हैं आपको करंट अफेयर का, और क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं उसकी। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा नोट्स का, एंड दैट विल नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। इसलिए वो आइडिया भी ड्रॉप कर रहे हैं। बट एंड ऑफ द सेशन आपको मेन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा, और जो एस्पिरेंट सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना और 100 वर्ड्स में उसका आंसर आपको लिख के देखना है कि प्रैक्टिस करनी है आपको। क्योंकि एडिटोरियल वही होते हैं जो आपके आरएस के सिलेबस से मैच करते हैं, सीधा सीधा सिलेबस में वर्ड्स लिखे हैं वहीं से एडिटोरियल उठा के लेके आते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे एट द टाइम ऑफ मेंस और एस्पिरेंट के कंपैरिजन में आपके आंसर ऑटोमेटिकली एनहांस्ड होंगे, इम्प्रूव्ड आंसर होंगे आपके। तो प्रैक्टिस करके देखना आप क्वेश्चंस की। शुरू करते हैं। आज का सेशन जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जियोपॉलिटिक्स में लास्ट में 2 वीक पहले आपके लिए एडिटोरियल लेके आई थी, जब ट्रंप जी ने 25% का टैरिफ और 25% प्लस सैंक्शंस लगाए थे इंडिया पे, यानी कि 50% का टैरिफ लगा दिया था। उसके बाद ट्रंप जी ने क्या किया था? आज का एडिटोरियल किसके ऊपर बेस्ड है? बेसिकली रशिया, इंडिया और चाइना। इन जो तीनों देशों की ट्रिनिटी है वो किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन के उभर के आ सकती है, और ये अलायंस किस तरह से भारत के हितों के अनुकूल होगा, ये हम आज के एडिटोरियल में समझेंगे। अलायंस जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या चुनौतियां भारत फेस कर सकता है इस ग्रुपिंग में रह के, वो भी आज समझेंगे। भारत के इंडिया से संबंध, इंडिया के रशिया से संबंध, इंडिया के चाइना से संबंध, वो भी अलग अलग देखेंगे। और इन तीनों की ट्रिनिटी में भारत के क्या बेनिफिट होंगे, क्या चुनौतियां होंगी, वो देखेंगे। आपके पेपर 3 में इंटरनेशनल रिलेशन में सीधे सीधे ये टॉपिक लिखे हैं, आज के एडिटोरियल में सारे कवर हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले जियोपॉलिटिक्स में क्या मेजर डेवलपमेंट हुए हैं लास्ट 2 वीक में, वो समझा देती हूँ आपको इन शॉर्ट। क्विकली देख लेते हैं। जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था, उसके बाद ट्रंप जी का ध्यान गया था यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रही है कि इसको मुझे समाप्त करना है और मुझे विश्व में शांति लेके आनी है। तो ट्रंप जी ने पुतिन जी को कहा था कि आइए बात करते हैं थोड़ा युद्ध समाप्त करने के ऊपर। तो पुतिन जी को अलास्का में इनवाइट किया था समिट को लेके कि मीटिंग होनी है हमारे बीच में, और हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं और वॉर को रुकवा सकते हैं। जेलेंस्की का ध्यान गया इस चीज़ पे कि वॉर मेरे देश में चल रही है, मैं इंक्लूडेड हूँ इस वॉर में और मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। तो जेलेंस्की थोड़ा सा पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं। शायद उनके माइंड में ये बात क्लिक कर जाती होगी कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू विल बी इन द मेन्यू। अगर आप टेबल पे नहीं होते हैं तो आप मेन्यू में होते हैं। मतलब कि पुतिन और ट्रंप आपस में बात कर रहे हैं, यूक्रेन को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान यहाँ पे दिख रहा था उसको। तो यूरोपियन लीडर्स के पास जाते हैं जेलेंस्की जी और कहते हैं कि मुझे शामिल नहीं किया जा रहा है, ट्रंप को समझाइए। यूरोपियन लीडर्स फिर इस बात पे एग्री करवाते हैं कि जेलेंस्की से बात की जाए, जेलेंस्की को भी टॉक में शामिल किया जाए। तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है, पहले मैं पुतिन जी से बात करूंगा अलास्का में, उसके बाद जेलेंस्की को बुलाऊंगा व्हाइट हाउस में। बुलाया भी गया, उसके साथ साथ यूरोपियन लीडर्स भी आए थे, नाटो के चेयरपर्सन भी आए थे। बात हुई पुतिन जी से। जब बात हुई तो उस मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकला, ये क्लियर आउटकम्स अभी सामने नहीं आए हैं। शायद वो सक्सेसफुल नहीं रही थी इतनी। जेलेंस्की को बुलाया, उसके बाद व्हाइट हाउस में यूरोपियन लीडर्स आए, नाटो के चेयरपर्सन आए, वो बीच में जेलेंस्की जी खड़े हैं। यहाँ पे प्रॉपर ट्रेन करके ले जाया गया था जेलेंस्की को, किस तरीके से ट्रंप जी से बात करनी है। आपको पहले, अगर कंटिन्यूसली आप न्यूज़ देखते हैं जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जब जेलेंस्की जी आए थे तो ट्रंप ने थोड़ा सा उनके ऊपर तंज कसे थे, वो सूट वूट पहन के नहीं आए थे। तो इस बार प्रॉपर ट्रेन करके उनको ले जाया गया था, ऐसा न्यूज़ में बात हो रही थी। तो क्या कंक्लूजन इन दोनों के ये निकल के आए? बात चल रही थी कि पुतिन ने कहा, अपनी कुछ शर्तें रखी थी ट्रंप के आगे कि मेरी कुछ शर्तें हैं, आप यूक्रेन से मेरी शर्तें रखें मेरी उनके सामने, और मेरी कुछ ये मांगे हैं। यूक्रेन जब गए ट्रंप के पास तो उन्होंने कहा कि मेरी ये मांगे आप पुतिन जी के सामने रखिए। ट्रंप ने कहा ठीक है, दोनों से बात हो गई, अभी ट्राइलिटरल टॉक यहाँ पे अरेंज की जाएगी जिसमें तीनों होंगे, पुतिन रशिया, ट्रंप यूएसए एंड जेलेंस्की यूक्रेन। लेकिन अभी नो मीटिंग प्लान करके रशिया से ये चीज़ आई थी कि रशिया बात आगे नहीं करना चाहता है, कुछ कुछ बातों पे सहमति नहीं बनी होगी। एंड ऑफ द सेशन अपन देखेंगे किन बातों पे इनकी सहमति नहीं बनी थी। उसके बाद अपने फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब जी गए रशिया
उनसे बात की कि देखिए पुतिन जी, लग तो नहीं रहा है कि आपकी वहाँ पे कुछ बात बनी ट्रम्प से, अपन अपनी बातें कुछ मनवा ले क्या, अपने बारे में बात कर लें। तो अपने जयशंकर साहब जी रशिया गए। क्या यूं ही चले गए थे रशिया? नहीं, अपनी कुछ राउंड ऑफ टॉक्स होती है, ऑफिशियल्स जो होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल इंडिया रशिया कमीशंस यहाँ पे बैठते हैं और मीटिंग होती है ऑलमोस्ट हर साल। तो उसी क्रम में ये 26वीं मीटिंग थी, 26वीं इंटर गवर्नमेंटल इंडिया रशिया कमीशन की मीटिंग थी। और इस मीटिंग के बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स सामने आते दिख रहे हैं। बाकायदा जो मीटिंग के आउटकम्स है उसको ऑफिशियल्स ने साइन किया यहाँ पे। और बात किस किस चीज़ों पे हुई? ये जो मीटिंग होती है तब हम डिफेंस कोलैबोरेशन में बात करते हैं, हमारे स्पेस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाना है, एनर्जी कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाना है, हमारे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए एक दूसरे के देशों में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, ट्रेड हमारा इन्हांस करना है एक दूसरे के साथ, इस तरीके की बातें होती है। तो इन्हीं बातों पर सहमति बनी कि डिफेंस में आगे और एनर्जी में आगे और कोलैबोरेशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया के पास बहुत अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रॉन रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो बहुत काम आते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, रशिया के जो ईस्टवर्ड पार्ट है वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। जॉइंट वेंचर से हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में और कोलैबोरेशन करना है। उसके बाद कहा गया था, जयशंकर जी ने अपनी डिमांड रखी कि रशियन आर्मी में हमारे कुछ भारतीय लोग हैं, लगभग 123 के अराउंड भारतीय लोग यहाँ पे रशियन आर्मी में थे, उसमें से ज़्यादातर वापस आ चुके हैं, 16 लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो वो इशू भी हमारा देखिए, ये इशू रखे गए और पॉजिटिव आउटकम्स यहाँ पे बाहर आते हुए दिखे। उसके बाद लास्ट वीक और क्या हुआ था, ये जब टॉक चल रही थी उसी के साथ साथ चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग जी, वो भी आए थे अपने इंडिया में, और इंडिया में आके बात हुई थी बहुत सारे इश्यूज पे। क्या वो भी यूं ही आ गए थे? नहीं, यूं ही नहीं आए थे। यहाँ पे भी हमारी बात चलती है ऑफिशियल्स की, और ये 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक थी। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं दो देशों के आपस में, और वो जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 24th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक थी यहाँ पे। चाइना के साथ हम 3488 लगभग 3488 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो साझा करते हैं। बहुत लंबी बाउंड्री है। उसमें जो आपको पता होगा कि वो लद्दाख वाला रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है, वहाँ पे हमारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। रिसेंटली गालवन डिस्प्यूट जो हुआ था, गालवन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो बात ये हुई जब ये आए थे यहाँ पे कि हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट जो है, बाउंड्री डिस्प्यूट उनका परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इन दोनों देशों ने मिलकर बात की कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए बाउंड्री डिस्प्यूट का। बहुत हो गया, परमानेंट सोल्यूशन पे बात हुई। और बात हुई कि आपको हमने रेयर अर्थ एलिमेंट या मिनरल्स की सप्लाई करना बंद कर दिया था, वो हम दोबारा से चालू करने वाले हैं। बात हुई कि डायरेक्ट फ्लाइट फिर से ओपन कर दी जाएगी इंडिया और चाइना के बीच। ट्रेड रूट ओपन कर दिया जाएगा जो नेपाल, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, लीपू लेक से होके जाता है। वॉइस ठीक है, कुछ डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? ठीक है। लीपू लेक से जो हमारा ट्रेड रूट होके जाता है वो ओपन कर दिया। थोड़े टाइम पहले रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं हम, एक तो हिमाचल प्रदेश से रूट होके जाता है, उसमें अनुमति लेनी नहीं पड़ती, लेकिन एक जो सिक्किम से रूट होके जाता है उससे चाइना की अनुमति लेनी पड़ती है। चाइना ने अनुमति दी थी थोड़े टाइम पहले। तो रिश्ते बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। हम जो हैवी एलिमेंट्स, हैवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो हम खरीदते हैं भारी भारी, हम बना नहीं पाते, हम चाइना से उनको लेते हैं। जैसे हिमालयन क्षेत्र में टनल वलन बनानी है हमें, तो ड्रिलिंग करने की जो मशीन है बड़ी सी, वो चाइना से हमारे पास आती है। तो चाइना ने कहा वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसकी सप्लाई भी की जाएगी। रेयर अर्थ मेटल फिर से दिए जाएंगे। फ्लाइट जो है डायरेक्ट ओपन कर दी गई। परमानेंट बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो है उसके रेजोल्यूशन में बात हो। ईयरलियर हार्बर की मैकेनिज्म पे हमें चलना होगा। क्या होता है ईयरलियर हार्बर का मैकेनिज्म? के जहाँ पे हमारी सहमति पहले
बनना आसान है, उन इशू को हम पहले सॉल्व करें। जिस पे सहमति बनना थोड़ा सा मुश्किल है, दूर नज़र आता है, उसको हम बाद में देख लेंगे, बट जहाँ पे सहमति बन सकती है फटाफट से उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते चलना चाहिए। तो इन बातों पे हमारा डिस्कशन हुआ, पॉजिटिव आउटकम्स यहाँ पे निकले। तो इन सबको देखते हुए लग रहा है, विशेषज्ञ बात कर रहे हैं कि इनकी जो ये ट्रिनिटी है, रशिया की, इंडिया की और चाइना की, वो एक अच्छा अलायंस बन के आ सकती है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या महत्व है भारत का, भारत के लिए रशिया का क्या महत्व है, रशिया से क्यों हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए, भारत के लिए चाइना का क्या महत्व है, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये तीनों का जब ट्रिनिटी बन जाएगी, इस अलायंस में भारत के लिए क्या नए अवसर आएंगे, कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे आके हमारी सॉल्व हो जाएगी, और कौन से चैलेंजेस हमें आगे फेस करने होंगे। देखते हैं एक एक करके। रशिया से हमारे संबंध अगर अच्छे होते हैं, सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी होगी कि रणनीतिक साझेदार है रशिया हमारे साथ। 1971 जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुई थी, तब भारत की सेना बांग्लादेश में गई थी। रशिया से बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिला था, इंटेलिजेंस सपोर्ट हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड सपोर्ट हो गया, और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हो गया। वो सारा सपोर्ट रशिया ने हमें दिया था। आपने देखा होगा यूएसए से, चाइना से हमारे रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन रशिया एक ऐसा हमारा परमानेंट पार्टनर है जिससे हमारे रिश्ते बिगड़ते हुए कम दिखाई देते हैं। तो हमारे बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, और ये रिलेशन बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है और भरोसे वाला, विश्वास वाला रिलेशन है। तो हमारा बहुत ही पुराना अलाई है रशिया। पहली बात तो भरोसेमंद है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कोई भी हम इशू लेके आते हैं, कोई भी प्रस्ताव लेके आते हैं, आतंकवाद से रिलेटेड है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट में आपको डेमोक्रेटिक आपकी वो डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव हम लेके आते हैं, विकासशील देशों के हित रखने आते हैं, हमेशा रशिया हमारा सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, उसमें से रशिया भी एक है। रशिया हमेशा सपोर्ट करता है कि भारत को भी एज ए परमानेंट मेंबर उसमें शामिल किया जाए। तो रशिया हमारा हर ग्लोबल इंस्टीट्यूट पे, हर वैश्विक मंच पे सपोर्ट करता नज़र आता है। और रशिया का हमसे क्या सहयोग है, रशिया से हम डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी मात्रा में परचेस करते हैं। 60 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट हम रशिया से खरीदते हैं। इसको अलग समझेंगे बोर्ड पे, ये स्लाइड में तो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको अलग से, कौन कौन से इंटरेस्ट भारत की रशिया से हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर यानी कि रणनीतिक साझेदार है रशिया हमारा। 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हुई थी, उसमें रशिया ने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया था। तो बहुत पुराना भरोसेमंद साझेदार रशिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे विकासशील देशों के हित की बात करनी हो, चाहे भारत के हित की बात करनी हो, रशिया हमेशा समर्थन देता है। परमानेंट सीट का सपोर्ट करता है कि भारत को परमानेंट सीट वहाँ पे मिलनी चाहिए। आतंकवादी विरोधी प्रस्ताव है तो उसमें समर्थन देता है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड प्रस्ताव है, वहाँ रशिया सपोर्ट करता है। और क्या इसके इंटरेस्ट हैं, सबसे पहले तो हम व्यापार की बात करें तो ट्रेड करते हैं हम रशिया से। 2024-25 का आंकड़ा यहाँ पे देखें, $68 बिलियन का हमारा बायलैटरल ट्रेड था। $68 बिलियन। हालांकि ट्रेड डिफिसिट इसमें ज़्यादा था, ट्रेड इम्बैलेंस इसको कह सकते हैं, लेकिन ट्रेड रिलेशंस तो है। इन फ्यूचर डिफिसिट को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन हम ट्रेड करते हैं। इवन अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी 26 राउंड ऑफ टॉक, उसमें लक्ष्य रखा गया था, उससे पहले भी यही लक्ष्य रखा गया था कि $100 बिलियन तक हम अपना बायलैटरल ट्रेड पहुंचाना चाहते हैं। कुछ टारगेट्स रखे गए थे, तो ट्रेड हमारा है वहाँ पे। और रशिया की भौगोलिक स्थिति वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति कैसे, कहाँ पड़ता है रशिया, आपने ग्लोब में देखा होगा, आर्कटिक के पास बहुत ऊपर जाके पड़ता है। लेकिन जब हमें जाना है, अगर यहाँ पे मैंने स्लाइड में लगा रखा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ये जाता है भारत से लेके रशिया तक। ये जो रूट है ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर।
ट्रांजिट कॉरिडोर्स को कहते हैं। इसमें शामिल है रशिया, इसमें शामिल है मेजरली ईरान। सेंट्रल एशिया में जो ये तान वाले नेशन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे तान इसमें शामिल है। यहाँ तक इसका विंग एक्सटेंड होगा इन फ्यूचर, और उसके बाद यहाँ पे यूरोप तक जाएगा। ये ईस्ट यूरोप का जो साइड है वहाँ तक, मॉस्को से होके सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ पे जो नेशन है नॉर्डिक बाल्टिक आउटरीच भारत को यहाँ से मिल सकती है। अभी ट्रेडिशनल रूट है भारत, यहाँ से अगर कोई सामान ले जाना है तो यहाँ से होके फिर इधर, ये ओशनिक रूट है, फिर यहाँ जाके पहुँचता है। इतना लंबे रूट का अल्टरनेट ये निकल के आ जाएगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है रशिया से हमारे संबंध अच्छे हों। यहाँ पे हमारा जब रूट जाएगा, इधर से हमारे प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, यूरोपियन नेशंस का मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल एशिया का इजी हो जाएगा हमारे साथ। ईरान के साथ रशिया के बहुत अच्छे संबंध है, और हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। यहाँ तक जाएंगे, और उसके ऊपर आर्कटिक क्षेत्र आता है, आर्कटिक, वहाँ तक भी अपनी रीच पहुँच जाएगी। आप सोचोगे आर्कटिक जाके क्या करेंगे, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, उनका एक्सप्लोरेशन अभी बाकी है, तो भारत तो वहाँ तक पहुँच सकता है, आर्कटिक तक, रशिया के थ्रू। आगे चलते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, अपन तो इधर समझ रहे थे बोर्ड पे। भौगोलिक स्थिति रशिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ रशिया के साथ हमारे स्पेस कोलैबोरेशन भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि अंतरिक्ष में सहयोग बहुत करता है रशिया। आपको पता होगा पहली बार जब आर्यभट्ट सैटेलाइट हमने जब लॉन्च की थी, तो यूएसएसआर के सहयोग से लॉन्च की थी। यूएसएसआर ने ही सपोर्ट किया था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, क्रायोजेनिक इंजन की बात कर लो। यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन, जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, जीएसएलवी से कोई मिशन लॉन्च करते हैं, तो जीएसएलवी क्या है, रॉकेट लॉन्चर, और इस रॉकेट लॉन्चर में हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए थी क्रायोजेनिक इंजन की। क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके दी। हमारी कुछ बात हुई थी इनसे, फिर बीच में हॉल्ट हो गई वो चीज़। इवन एक्चुअली हमें हेल्प की कि हम इंडिजीनियस अपना क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर पाए, और हम कर पाए थे उसको डेवलप। स्पेस में अभी ले लो आप रीजन का एग्जाम्पल, गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट को ऊपर जाने के लिए जो ट्रेनिंग दे रहा है वो रशिया ही दे रहा है। तो इतना स्पेस कोलैबोरेशन है, बहुत पुराना हमारा क्लोज अलाई है स्पेस कोलैबोरेशन के आस्पेक्ट में देखें तो। ट्रेड हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो गया, भौगोलिक स्थिति हो गई, स्पेस हो गया, और अभी जो चर्चा में है जिसके लिए हम इतने सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी भी रशिया हमको प्रोवाइड करके देता है। एनर्जी सिक्योरिटी 142 करोड़ जनता के लिए एनर्जी सिक्योरिटी रशिया से आती है। हम सस्ता ऑयल वहाँ से परचेज करते हैं, तो ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी, लेकिन सस्ते ऑयल की वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी मेंटेन रहता है। फॉरेक्स रिजर्व एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, ऑलमोस्ट जो हॉट करेंसी है डॉलर इसमें रहता है। जब भी हमें दूसरी ज़रूरतें, दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी, तो ये डॉलर हमारे लिए काम आएंगे, क्योंकि सस्ता ऑयल हमें रशिया दे रहा है, तो हमें ज़्यादा डॉलर खर्च करने की ज़रूरत नहीं, हमारे डॉलर्स बच रहे हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बच रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंस रखता है। उसके बाद एनर्जी में क्या सिर्फ सस्ता तेल ही आता है, एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है। रशिया के पास बहुत अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रॉन्स रिएक्टर्स हैं, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी है, हमें सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया के सहयोग से इस्टेब्लिश हुआ है। अभी और एग्रीमेंट हुए हैं हमारे बीच में, ये न्यूक्लियर एनर्जी पे हमें इन्वेस्ट करना है एक दूसरे देशों पे और ज़्यादा। तो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रशिया। स्पेस में कोलैबोरेशन है, ट्रेड में कोलैबोरेशन है, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, और चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में, और दूसरे यूरोप कंटिनेंट की ईस्टवर्ड जो नेशन है उनके साथ अच्छे कोलैबोरेशन बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो रशिया की ये इंपॉर्टेंस देखी। अब आगे नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अब आगे नेक्स्ट देख लेंगे कि चाइना की क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए। क्यों हम चाइना से अच्छे रिश्ते बनाएं तो हमारे राष्ट्रीय हित यहाँ पे संरक्षित हो सकते हैं। पहली बात तो ट्रेड की बात कर लें, व्यापार कितना होता है चाइना से, लगभग 2024-25 का डेटा देखें, 136 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हमारा बायलिटरल ट्रेड था। हालांकि ट्रेड डिफिसिट यहाँ पे भी था,
और बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट अगर हमारा किसी देश से होता है वो चाइना से ही होता है। बट अभी ट्रेड डिफिसिट है, इन फ्यूचर ट्रेड बैलेंस किया जा सकता है, पर रिलेशंस तो है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस तो रखता है। तो चाइना के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन बड़े लेवल पे है। उसके बाद चाइना के पास कुछ टेक्नोलॉजी है जो इन फ्यूचर हमें जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। चाइना उभर के आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। आपको जुलाई मंथ का मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, तब ये चीज़ पढ़ाई थी कि चाइना विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप डेवलप कर ली है। तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है चाइना, सेमीकंडक्टर में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। रेयर अर्थ यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो चाइना के पास बहुत मात्रा में है। विश्व में रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन जो भी देश करता है लगभग 90% उसका चाइना में योगदान है। क्यों इम्पॉर्टेंट है रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे लिए? ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में काम आते हैं, जो अभी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, मिसाइल्स इधर से उधर जा रही हैं, इनमें चिप्स की ज़रूरत होती है मिसाइल्स में, और जिनसे बनते हैं उनमें इन एलिमेंट की, इन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में एज ए रॉ मटेरियल ये यूज़ होते हैं। और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो गए, वो उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट की, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट की ज़रूरत। जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ बननी है, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ मिनरल्स का कहीं ना कहीं यूज़ है, चाइना वो प्रोवाइड करके देता है। अभी यहीं से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्यों ट्रम्प जी जो है उन्होंने भारत पे तो इतना भारी भरकम सैंक्शंस लगा दिया रशिया का ऑयल परचेस करने पे, लेकिन वहीं पे चाइना भी रशिया का ऑयल परचेस कर रहा है, लेकिन उस पर भारी भरकम सैंक्शंस नहीं लगाए, उसको तो रियायत दे दी। पहले 90 डेज़ की थी, 90 डेज़ का फिर एक्सटेंड कर दिया कि सोच लो, समझ लो, नेगोशिएट कर लो हमारे साथ। क्यों? क्योंकि चाइना के पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना है, तो ये सब, लिथियम आयन बैटरीज बनानी है। रशिया नहीं, ट्रम्प जी जो इतना अपनी प्राउड करते हैं अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पे कि हम इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी बना बना के दूसरे देशों में भेजते हैं, वहाँ पे वॉर चल रही होती है, हमसे डिफेंस ले लो हथियार, हमको पैसा दे दो, तुम हमसे डिफेंस हथियार खरीद लो। यूक्रेन में भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो ये जो डिफेंस हथियार, ये जो रक्षा हथियार बना रहा है यूएसए, उसके लिए कच्चा माल तो चाइना ही देता है, चाइना से ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी कि क्यों चाइना पे सैंक्शंस नहीं लगाए और हम पे सैंक्शंस लगाए, जबकि चाइना तो और ज़्यादा ऑयल परचेस करता है, हमसे भी ज़्यादा ऑयल परचेस करता है रशिया से। तो ऐसा ही है जियोपॉलिटिक्स में, आपको ये बात समझनी चाहिए कि जिसके पास अभी इतिहास में नहीं, अभी वर्तमान में जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ उस देश के पास है, तो वही पावरफुल नेशन है। 1789 जब रिवॉल्यूशन आया था, जब यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई थी, तो कौन पावरफुल नेशन थे? जिनके पास लोहा था, कोयला था, जो मशीन बना सकते थे, कारखाने स्थापित कर सकते थे, वो पावरफुल नेशंस थे। फिर जाके थोड़ा सा पावरफुल नेशन कौन बने? जिनके पास एनर्जी सिक्योरिटी थी, खाड़ी देशों का सुनहरा काल आया, खाड़ी देश डेवलप हुए। फिर आया जिसके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जिसके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब जो इरा चल रहा है वो इरा चल रहा है कि जिसके पास डेटा बहुत मात्रा में है वो पावरफुल कंट्री है। और डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर चिप्स की। सेमीकंडक्टर चिप बहुत पतली सी एक चिप होती है, वो पूरा माइंड होती है, वो सब कुछ इक्विपमेंट्स जिस पे काम करते हैं। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में वैसे तो ताइवान 90% बनाता है यहाँ पे, लेकिन चाइना भी अब अपनी इंडिजिनियस डेवलप कर रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ सकती है चाइना से, और चाइना ये हमें प्रोवाइड करा सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, यहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, और जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ की कंपनियाँ ग्रो करती है, और वो ग्रो करके फिर आसपास के देशों में इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करती है, और भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी। तो जॉब क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल है चाइना का, हो सकता है आगे जाके। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, मोबाइल की जो कंपनियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स, ये सब कंपनियाँ, जियोमी, ओप्पो, वीवो,
भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश है, यहाँ पे निर्माण होता है और यहाँ पे जॉब क्रिएशन वो करके देती हैं, तो जॉब क्रिएशन हो सकता है। और चाइना से हमारे क्या बेनिफिट है, चाइना से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो इधर जो आसियान नेशन है, इधर आसियान नेशन है वहाँ पे हम उनसे रिश्ते अपने अच्छे बना सकते हैं। चाइना और चाइना के इधर आसियान नेशंस आते हैं कुछ रीजनल, यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप RECP, जिसपे भारत की सहमति नहीं हुई थी, आसियान नेशंस के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाया था। अब भारत सोचेगा कि चाइना से अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे इन आसियान नेशन से भी हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, वहाँ का मार्केट एक्सेस हमें मिल सकता है। तो चाइना ये इम्पोर्टेंस रखता है। और किस लिए चाइना का महत्व है हमारे लिए, क्यों ब्रिक्स में चाइना हमारे साथ है। हमारे साथ चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, हमारे साथ चाइना G20 में है। तो हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में चाइना भी उसका सदस्य है, भारत भी उसका सदस्य है। तो अच्छे रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड आपको क्रिएट करना है, मल्टीपोलैरिटी बहुपक्षवाद विश्व में बनाए रखना है। तो बहुत ज़रूरी है एक देश उसका सपोर्ट करे, उसके साथ साथ दूसरा देश भी सपोर्ट करे, और पूरा एक ग्रुप अगर उस बात को लेके सपोर्ट करे तो उसकी बात अलग होती है। चाइना के साथ अच्छे रिलेशन, रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो हमारी नेगोशिएशन पावर इंप्रूव होगी, बार्गेनिंग पावर। ग्लोबल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो थोड़ा सा बायस तरीके से होती है, विकासशील देशों के पक्ष में ना होकर विकसित देशों के पक्ष में होती है। तो वहाँ पे अपनी बार्गेनिंग पावर मजबूत हो सकती है इन दोनों देशों के साथ अगर हम संबंध बनाते हैं। तो BRI चल रहा है, BRI के साथ हम कोलैबोरेट कर लेते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, तो वो सारा एक डेवलप्ड रूट बन जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट थोड़े कम होंगे। चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट अगर बहुत ज़्यादा होते हैं कहाँ पे, ये जो इंडियन ओशन वाला रीजन है और इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, यहाँ पे राइवलरीज बहुत ज़्यादा है इंडिया और चाइना के बीच में, और वो कम होती है तो हमारा जो डिफेंस पे हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि किसी देश से दुश्मनी है, हमें अपनी डिफेंस मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, रिश्ते अच्छे होंगे, तो हमें डिफेंस पे कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जो पैसा बच रहा है वो हम डेवलपमेंट वर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे बनाना ज़रूरी है। 3488 किलोमीटर लगभग हम बाउंड्री शेयर करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे सोल्जर्स का जो फेस ऑफ होता है, वहाँ पे हाथापाई होती है, गालवन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे तो हम डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स में अपना ध्यान दे पाएंगे और वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। उसके बाद और क्या महत्व है चाइना का, यहाँ पे देख लेते हैं। एक आध पॉइंट अगर रह गए हों तो मैंने बता दिया। आतंकवाद पे हमारी बात होती है और चाइना भी सहमति करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि आतंकवाद की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, स्पेशली उस एरिया में, मिडिल ईस्ट एरिया में, सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसमें रेड है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, उसके थ्रू हम कुछ सैंक्शंस लगा सकते हैं, बात अपनी उठा सकते हैं यहाँ पे। अब बात आती है चाइना की, हमने बात कर ली सप्लाई चेन में भू राजनीतिक महत्व, ग्लोबल साउथ का कलेक्टिवली इंटरेस्ट उठाने हैं तो चाइना और भारत मिलकर उठा सकते हैं, तो इसलिए भी चाइना इंपॉर्टेंट है। अब तीनों के रिश्तों की बात कर लेते हैं। रशिया हो गया, चाइना हो गया और भारत हो गया। इनका अलायंस जब बन जाता है तो क्या नए अवसर भारत के लिए हो सकते हैं, कैसे तीनों देश एक दूसरे की यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों में। रशिया देख लो आप, सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी रशिया हमें प्रोवाइड करके देता है। उसके बाद चाइना देख लो, मैन्युफैक्चरिंग हब है, बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करके देखा। और भारत की बात करें, सबसे पहले तीनों की बात करते हैं। यहाँ पे 90% ग्लोबल लैंडमास कवर करते हैं तीनों, और जितना ज़्यादा ग्लोबल लैंडमास अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कवर करता है उतने ज़्यादा संसाधन यहाँ पे आते हैं, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उतनी ज़्यादा वर्क एज पॉपुलेशन यहाँ पे आती है। 90% ज्योग्राफिकल लोकेशन और लगभग 25% की GDP ये ग्रुप कवर करता है। उसके बाद रशिया हमें देता है कम दाम में ऑयल और नेचुरल गैस, भारत को और चाइना को ये दे देगा। तो रशिया दोनों देशों की एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे बना के रख सकता है। उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से हमारे पास आ जाएंगे, चाइना के पास चले जाएंगे। उसके बाद
रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वो अपन ने ऊपर डिस्कस कर ली। नेगोशिएशन पावर हमारी बढ़ेगी और ग्लोबल साउथ की आवाज़ हम ठीक से उठा पाएंगे। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना बहुत बड़ा। यहाँ पे नई स्लाइड ले लेते हैं। ये RIC ट्रिनिटी के क्या बेनिफिट होंगे? सबसे पहले तो भौगोलिक लोकेशन इन तीनों देशों की बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। इससे तीनों देशों के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। दूसरी, रूस से क्या हमारे फायदे हैं? तो रूस सस्ता हमारे पास नेचुरल गैस एंड ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर सकता है। रूस की ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है और रूस से हम डिफेंस टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। बड़े लेवल पे हमें डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकता है। किसको? चाइना को भी और भारत को भी। इधर चाइना से हमारे क्या अच्छे बेनिफिट? चाइना क्या इस ट्रायंगल में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? तो मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, तो बड़े लेवल पे ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकता है, इसकी जो कंपनीज है। उसके बाद यहाँ पे चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट, जो रशिया डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, हथियार बना रहा है, उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स ये प्रोवाइड करके दे सकता है। आसियान देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं और राइवलरीज थोड़ी कम हो जाएंगी, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो बचा हुआ पैसा हम तीनों देश डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। भारत इन देशों से ये सब कुछ ले सकता है, मार्केट एक्सेस कर सकता है। रेसिप्रोकल मार्केट बोलेगा कि रेसिप्रोकल मार्केट क्या होता है? रेसिप्रोकल टैरिफ होता है, उसी तरीके से रेसिप्रोकल मार्केट भी होता है कि हमारा मार्केट हम खोल के दे रहे हैं आपको, 142 बिलियन जनता है वो मांग जनरेट कर रही है, उसका बाजार हम आपको दे, तो हम बदले में हमारे लिए भी आपका मार्केट खोलो, हमारी शर्तों पर भी थोड़ा डील करो। तो ये बात दोनों देशों से कर सकता है। और अगर इस बात पे भी बात नहीं बनी, मार्केट एक्सेस नहीं मिला, तो कम से कम रो मटेरियल्स तो लेते हैं हम, रो मटेरियल्स लेके उसको प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बना के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम। तो वो सारे रो मटेरियल हम यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, भारत जो जेनेरिक दवाइयाँ बनाता है बहुत बड़े लेवल पे, उसके लिए रॉ मटेरियल वो चाइना से ही लेता है। चाइना से बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल लेके हम जेनरिक मेडिसिन बना के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ और भी चीज़ें हैं। जेनरिक मेडिसिन बनाने में विश्व में भारत का 20% योगदान है और इसीलिए भारत को वर्ल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये तो विश्व की फार्मेसी है, चाइना से ही वो रॉ मटेरियल आता है। तो ये इम्पोर्टेंस रखते हैं तीनों आपस में। जब चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो रूस मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। यहाँ पे ग्लोबल इंस्टीट्यूट में तीनों देश मिलके विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के हितों की बात कर सकते हैं। नेगोशिएशन पावर और बार्गेनिंग पावर यहाँ पे इम्प्रूव होगी। मल्टीपोलर वर्ल्ड को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। तो ये तीनों देशों के हमने संबंध देख लिए कि ये बेनिफिट होगा। भारत क्या इनको प्रोवाइड करके दे सकता है? तो भारत इनको दे सकता है, यहाँ पे क्या है, भारत के पास जनता है, 142 करोड़ लोग हैं। जनता को जनता कहना सही रहेगा क्या? भारत की जनता एक पावरफुल जनता है। कैसे? यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 2047 विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। यहाँ तक आते आते हमारी जो वर्क एज पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन तक पहुँच जाएगी। 1 बिलियन लोग, वर्क एज पॉपुलेशन मतलब कि 35 साल से कम की जो जनता है, 35 ईयर्स से कम की जो जनता है वो वर्क एज पॉपुलेशन में आती है। ये पॉपुलेशन हमारी पहुंच जाएगी 1 बिलियन तक। 2030 तक बात करें तो 68% का योगदान देंगे हम वर्क एज पॉपुलेशन में। चाइना में भी बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग हैं, लेकिन 2010 के लगभग 2010 में ही पीक पे पहुंच गया था अपनी वर्क एज पॉपुलेशन
के लिए वो, और अब डिक्लाइन करता जा रहा है, उसमें ओल्ड एज पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ता जा रहा है। और भारत के साथ ये उल्टा है, भारत की वर्क एज पॉपुलेशन अब बढ़ रही है। तो हम इन्हें जनता देंगे, मतलब कि लेबर देंगे, लेबर मार्केट, हमारे पास लोग होंगे काम करने के लिए, स्किल्ड वर्कफोर्स होगी काम करने के लिए, स्किल्ड वर्कफोर्स। तो ये हम दोनों देशों को दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए। और क्या इम्पॉर्टेंट है, भारत हमेशा जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है, टेररिज्म के प्रस्ताव ये लेके आता है, फिनटेक टेक्नोलॉजी अपने, फिनटेक यानी कि स्टार्टअप्स भारत में बहुत ज़्यादा है। स्टार्टअप, और स्टार्टअप डेवलप करने के लिए इकोसिस्टम है ना, वो भारत में बहुत ज़्यादा है। बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव, नोएडा, ये जो सारी सिटीज़ हैं, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करती है। और यहाँ पे देखें, सर्विसेज में बात करें, स्पेशली फिनटेक सर्विसेज से रिलेटेड, तो मात्रा में देखें हम लगभग 340 मतलब 314 बिलियन डॉलर की हम फिनटेक सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। तो यहाँ पे लीडरशिप की भूमिका भारत निभा सकता है। और इसमें से भी आईटी सेक्टर्स की देखें तो 190 बिलियन डॉलर तक हम आईटी सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो आईटी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, स्किल वर्कफोर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है तो वहाँ का एक्सेस हम दे सकते हैं। विंगझिम पोर्ट, विंगझिम पोर्ट केरल में हम बनाने जा रहे हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पहला भारत का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, उसकी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भारत भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन तीनों चीज़ों में। अभी आगे हम देखते हैं, ये हमने देखा तीनों के लिए इम्पोर्टेंस। अभी देखें कि जब ये ट्रिनिटी बन जाएगी तो चैलेंजेस क्या फेस कर सकता है भारत। सबसे पहली बात तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि भारत को दबाव आएगा पश्चिमी देशों से, यानी कि यूएसए से और यूरोपियन नेशन से, क्योंकि हम इनके क्लोज अलाई हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इनके क्लोज अलाई नहीं है, और वहाँ पे दबाव बन सकता है कि रशिया से आप इतने डिफेंस टेक्नोलॉजी लेते हो, नहीं लो हमसे लो। रशिया से ऑयल परचेस करते हो, नहीं लो हमसे लो। दबाव तो ऑलरेडी बन रहा है, 50% सैक्शंस, ये दबाव ही तो है और क्या है। तो ये दबाव वो बना सकते हैं, इसको भी इधर बोर्ड पे अगर समझें नई स्लाइड लेके। वैसे मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी कोशिश करती हूँ अच्छा लिखने की। क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं भारत को। पहला चैलेंज हो गया प्रेशर। यहाँ पे वेस्टर्न साइड से दबाव बनाया जा सकता है, किस चीज़ को लेके, डिफेंस टेक्नोलॉजी वहाँ से नहीं लो, ऑयल परचेज वहाँ से नहीं करो, इस तरह के दबाव। और क्या चैलेंज फेस कर सकता है भारत, भारत को बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। बैलेंस किसके बीच में, इंडो पैसिफिक रीजन में, क्वाड में भारत है यूएसए के साथ, इधर रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल में वो इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा, तो उस पर ये दबाव आएगा कि या तो यहाँ रह लो या तो यहाँ रह लो। तो ये प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और एक बात आप सोचो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे हम रशिया पे डिपेंडेंट हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंसी हो सकती है हमारी, क्योंकि जितने ज़्यादा वो हमें डिफेंस इक्विपमेंट उससे लेंगे तो एक हैगमनी क्रिएट हो जाती है। हैगमनी मतलब कि एक ही एक से आप ले रहे हो, डिपेंडेंसी बढ़ रही है आपकी, तो ओवर डिपेंडेंसी हो सकती है। और यूएसए और यूरोपियन नेशंस के साथ हमारे रिश्ते अगर अच्छे नहीं होंगे तो वहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो हमारे पास नहीं आ सकती। और देखा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे पहले डेवलप होती है। रशिया के पास उतने अच्छे लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन, सेमीकंडक्टर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ हो गई, ये टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा रशिया भी लैग करता है, यानी पीछे है। तो यहाँ से हमें एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या चैलेंजेस भारत फेस कर सकता है बैलेंस बनाने में, और प्रेशर क्रिएट हो सकता है। चाइना अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है,
सप्लाई चेन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। झुकाव पाकिस्तान की तरफ है चाइना का, ये देखा गया है। और रशिया का झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा है। और तो इस ट्रायंगल में जब भी बात हुई कि रशिया को किसको सपोर्ट करना हुआ, चाइना को, भारत को, तो ऐसा देखा जाता है कि वो चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और चाइना में ऐसा देखा जाता है कि वो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो भारत साइडलाइन हो सकता है आगे जाके ऐसे, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अभी अभी आपने देखा होगा कल की तारीख में अपना चाइना इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सही नहीं लिखा मैंने, इसको ऐसे लिखना है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पीओके वाले एरिया से आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया से ही ओके गुजरता है। उसके सेकंड फेज की मंजूरी दे दी है, चाइना ने हरी झंडी दिखा दी है कि इसका डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें कुछ इकोनॉमिक जोन्स बना रहा है चाइना, कुछ उसमें वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन कर रहा है रेलवे का, कुछ पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, और उसमें से कुछ रूट का हिस्सा पीओके एरिया से होके गुजरता है। प्रॉब्लम है जब ये अलायंस बनेगा तब भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, कैसे भारत को आगे जाके किस तरह से इनसे रिश्ते बनाने चाहिए कि आगे ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई वो फेस न करे भारत। ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। ट्रेड इम्बैलेंस चाइना के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, तो ट्रेड बैलेंस बनाने में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है। लीडरशिप, चाइना लीडर बनना चाहता है ग्लोबल साउथ में, हम दोनों के एम्बिशंस थोड़े थोड़े से सेम है। चाइना भी उधर नेतागिरी करना चाहता है, लेकिन हम कैसे नेतागिरी उसको करने दें, हम भी तो ग्लोबल साउथ के नेता बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है, भारत को क्या करना चाहिए, भारत को ट्रेड बैलेंस बना के रखना चाहिए यहाँ पे, कि रेसिप्रोकल मार्केट हमारे लिए एक्सेस करो, हमारे लिए खोलो, हमने आपका मार्केट खोला, आपके लिए मार्केट खोला, आप भी हमारे लिए मार्केट खोल के दो। चाइना से हम टेक्नोलॉजी ले, नो डाउट, लेकिन जो सेंसिटिव एरियाज हैं हमारे, डिफेंस, साइबर, सेमीकंडक्टर और सैटेलाइट, इससे जुड़ी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भारत की, अगर वो बाहर जाने के चांसेस है, बहुत बार देखा गया है कि चाइना चोरी करता हुआ दिखता है डेटा का, और साइबर अटैक्स करते हुए दिखता है। तो इस तरह से उनके ऊपर ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, उस पर डिपेंडेंसी नहीं होके हमें रशिया नहीं, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज से रिश्ते हमारे अच्छे बनाने होंगे, और उनसे इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी बनानी होगी, या फिर अपना खुद का डेवलप करो इंडिजिनियस, इस पे चाइना पे और डिपेंडेंसी नहीं करो। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस करना, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद बैलेंस बना के रखना, रणनीतिक संतुलन, यानी कि क्वाड, अमेरिका यूरोप से भी संतुलन बनाए, और रशिया इंडिया चाइना से भी संतुलन बनाए। किसी एक देश से पूरा पूरा टकराना नहीं है, किसी एक देश से पूरा मतलब आपको डिपेंडेंसी भी नहीं होनी है उस पर। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। एक्सक्लूजन लिस्ट बना सकते हैं हम जब भी फेयर ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे करते हैं, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो यहाँ पे एक्सक्लूजन लिस्ट हम अपनी दे सकते हैं कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं, इस पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इस पे हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो सकता है, तो इस पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इस तरह की लिस्ट ऑप्शंस उनको दे सकते हैं, अपनी शर्तें भी मनवा सकते हैं। आत्मनिर्भरता लानी होगी, ओवर डिपेंडेंसी रशिया पे भी नहीं होनी चाहिए अपनी, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो अपनी एनर्जी को लेकर हो। हम नेचुरल गैस, ऑयल परचेस कर रहे हैं, तो या तो उनसे कुछ लॉन्ग टर्म में एग्रीमेंट कर लो कि आप हमें प्रोवाइड करोगे, सस्ती रेट पे ही प्रोवाइड करोगे, तब जाके तो हम अपने रूस और इनसे थोड़े से संबंधों को ख़राब करें, उनकी बात नहीं माने, उधर नहीं जाए। आप ऐसा कर सकते हो, हमारे लिए इस तरह से कुछ बात करनी होगी। और अपनी इंडिजीनियस एनर्जी डेवलप करनी होगी, यहाँ पे सोलर सिस्टम को बढ़ावा दें, विंड एनर्जी को बढ़ावा दें, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दें, बायोफ्यूल एनर्जी को बढ़ावा दें, आत्मनिर्भरता लानी होगी, और ये सब कुछ करना होगा। कूटनीतिक भूमिका, मल्टीपोलर वर्ड्स को ही हमेशा सपोर्ट करते रहें, किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल नहीं हो, ग्लोबल साउथ की आवाज़ हमेशा उठाते रहें। न्याय संगत व्यापार, चीन से रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस, ये हमने देख लिया। ऊर्जा सुरक्षा, दीर्घकालिक कुछ समझौते करें और अपना इंडिजिनियस डेवलप करें। तो ये हमने समझा आज का कि रशिया से क्या फ़ायदा, चाइना से क्या फ़ायदा, भारत उनको क्या फ़ायदा दे सकता है, अलायंस बन के क्या बेनिफिट उसके हो सकते हैं, बाधाएं देख ली। अभी ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप करके देखना।
क्वेश्चन है कि भारत रूस चीन त्रिकोणीय सहयोग को कुछ विशेषज्ञ तो कहते हैं कि ये भू राजनीतिक अवसर है और कुछ कहते हैं कि ये रणनीतिक जाल है। Some says that this is geopolitical opportunity and others see it as a strategic trap. आपको इवेल्युएट करके बताना है कि क्या इस ट्रायंगल में, इस रिश्ते में क्या तो अवसर होंगे भारत के लिए और क्या चैलेंजेस, क्या जोखिम होंगे भारत के लिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम ठीक है, कंटेंट तो आपने बता दिया, ये जो कंटेंट है वही आंसर में लिखना है, लेकिन इतना सारा आंसर्स को कैसे हम वो कम शब्दों में कंसाइज करेंगे, तो करना पड़ेगा। यही होता है आंसर राइटिंग और इसी को ही आंसर राइटिंग स्किल्स कहते हैं। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ही अच्छा आंसर लिख पाओगे आपके मेंस आने तक। सेरेमिक अकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट सेशन में, अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।